क्या आप जानते हैं कि हमारे और आपके जैसे ही कुछ लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हैशटैग ज़ीरो वेस्ट के नाम से एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें वो एक ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनाते हैं जिसमें उनके घर से कूड़ा निकलता ही नहीं है। वो घर से वो इस तरीके से जीने लगते हैं कि वो घर से कूड़ा बाहर निकाले ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर कुछ ऐसी चीज़ इस्तेमाल भी करते हैं जो कूड़ा में फेंकने लायक होती है, तो वो एक जार या डब्बे में उसे बंद करके रख लेते हैं और रिसाइकलिंग प्लांट या ऐसी किसी जगह जहाँ पे प्लास्टिक या इस तरीके की पैकेजिंग वगैरह को रिसाइकिल किया जाता है, वहाँ जाके दे देते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पूरी तरीके से ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं जिसमें कूड़ा हमारे घर से बाहर निकले ही ना, शहरों के बाहर कूड़ा हो ही ना, कभी किसी भी तरीके की बदबू आए ही ना, हमारी सोसाइटी से, हमारे सड़कों से, नालियों के पास, हमारे शहरों के बाहर जो बड़े बड़े लैंडफिल होते हैं उनमें ऐसी कोई बदबू आए ही ना, ऐसा कुछ हो ही ना? क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या होती है और मैं, जो कि एक ज़ीरो वेस्टर बनना चाहती हूँ, किस तरीके से इस दिशा में कोशिश कर रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रीति सिंह और स्वागत है आपका यारी दोस्ती एटसेट्रा में। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या होती है और उसे जीने के लिए हमें किस तरीके से कदम बढ़ाने पड़ते हैं, हमें पहले जानना होगा कि कूड़ा क्या होता है। कूड़ा क्या होता है? आपको लगता होगा कि आपको शायद मालूम है कि कूड़ा क्या होता है। वही जो आप अपने किचन से अपने और सामान, प्लास्टिक पैकेजिंग वगैरह अपने डस्टबिन में डालते हैं, वो कूड़ा होता है। असल में जी हाँ, वो कूड़ा होता है। लेकिन आपको किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद और कूड़े में पड़ने से पहले वो एक फासला तय करता है वो सामान, और वो उस वक्त आप डिसाइड करते हैं कि वो कूड़ा बनेगा या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सब्जी खाते हैं, आपने मान लीजिए लौकी की सब्जी को छीला और उसका छिलका निकला और आपने उसे डस्टबिन में डाल दिया। अब वो डस्टबिन में पड़े रहेगा 2-3 दिन, तो उसमें से बदबू आने लगेगी, कुछ सड़ने लगेगा। अगर वो बाहर निकलेगा, लैंडफिल्स में जाएगा, तो भी उसका वही होगा। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि आपने ऐसा कुछ किया कि वो आपने डस्टबिन में डाला ही नहीं, आपने उसे किसी तरीके से पीस के वापस अपने गमलों में डाल दिया, या उसे अपनी खाद में डाल दिया, या इसको किसी भी और तरीके के इस्तेमाल में ले लिया, तो आपने उन लौकी के छिलकों को एक्चुअली डस्टबिन में डाला ही नहीं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जो कूड़े में पड़ने से पहले आपके ऊपर होता है कि वो कूड़ा बनेंगी या नहीं, क्योंकि उससे पहले वो चीज़ें आपकी होती हैं, आपको बिलोंग करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बैटरीज यूज़ करते हैं। बैटरीज घड़ियों में लगती हैं, रिमोट्स में लगती हैं, अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं, माउसेस उसमें लगते हैं, हर तरीके की चीज़ों में लगते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि बैटरीज को डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए बाकी वेस्ट के साथ, क्योंकि वो टॉक्सिक होती हैं। उन्हें बताया जाता है हमें कि वो टॉक्सिक होती हैं, उन्हें बाकी कूड़े के साथ नहीं फेंकना होता है, उन्हें अलग तरीके से रखना होता है, अलग तरीके से रिसाइकिल की जाती हैं, अलग तरीके से उन कंपनीज जो कि ये काम करती हैं वही वापस बैटरीज को ले लेती हैं और उनको प्रोसेस करती हैं। तो पहली बात तो ये कि हमें उन्हें बाकी कूड़े के साथ फेंकना ही नहीं होता है। दूसरा ये कि ये हमारे ऊपर है कि हम कितने दिनों तक किसी बैटरी को यूज़ करते हैं, और उसे कूड़ा बनने से पहले क्या उसके साथ मतलब हमारा क्या सुलूक रहता है। क्या हम जल्दी जल्दी बैटरीज यूज़ करके उन्हें फेंकते हैं? क्या हम एवरी नाउ एंड देन बच्चों के लिए ऐसे खिलौने खरीदते हैं जिनमें बैटरीज लगती है और हम बस अंधाधुंध यूज़ करते जाते हैं और फेंकते जाते हैं? उसके बाद वो टॉक्सिक बैटरीज पहुंचती हैं जगह जगह, और उनमें से क्या गैसेस रिलीज होती हैं, उनमें क्या क्या नुकसान पहुंचते हैं, ये इसके बारे में बिना सोचे हुए। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तीसरा एग्जाम्पल हुआ, जैसे कि आपने कोई पेपर यूज़ किया, ठीक है, पेपर, आपके बच्चे उस पर ड्राइंग करते हैं, आप उस पर कुछ लिखते हो, कोई राइटिंग करते हो, आपके बच्चे एवरी नाउ एंड देन कोई कलरिंग करते रहते हैं, और आप पेपर फाड़ फाड़ के फेंकते रहते हैं। तो पेपर एक ऐसा मटेरियल है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि क्या कहते हैं,
सड़ जाता है एक्चुअली। अगर आप उसकी खाद बनाना चाहें तो वो सड़ जाता है और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। यानी कि क्या कहते हैं, अगर आप चाहें तो पेपर को एक्चुअली आप डस्टबिन में नहीं भी फेंक सकते हैं और उसे बायोडिग्रेडेबल जो है खाद बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो एक्चुअली आपको मदद करेगा आपकी खाद बनाने में। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। तो इन 3 एग्जाम्पल्स के साथ मेरा कहने का ये मतलब था कि ये एक्चुअली हमारे और आपके ऊपर है कि हम किसी भी चीज़ को कूड़ा बनने से पहले क्या उसे कूड़ा बनाना चाहते हैं या नहीं। जैसे मेरे घर से अगर दिन का 3 या 4 किलो कूड़ा गीला सूखा दोनों मिला के निकलता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपकी लोकेलिटी में 1000 घर हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, तो वहाँ से दिन के हिसाब से 3000-4000 किलो कूड़ा रोज़ निकलेगा। और सोचिए कि आपके शहर में कितने घर होंगे और वहाँ से कितना कूड़ा निकलता होगा। आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा इस बात का, लेकिन हमारे देश में 1.5 लाख टन रोज़ कूड़ा निकलता है, और जिसमें से 90% ही कलेक्ट हो पाता है, जो कि डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो हमारे घरों से कलेक्ट होता है। तो ये सारा कूड़ा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसमें से 60-70% कूड़ा जो है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक कूड़ा होता है। ऑर्गेनिक कूड़ा यानी कि जो सड़ जाता है, जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि ये कूड़ा असल में हम अगर अपने घर से बाहर ना निकालें, हम ऐसा कुछ करें कि अगर हम अपने घर से बाहर ना निकालें तो ये कूड़ा बाहर निकलेगा ही नहीं, ये कूड़ा सड़ेगा ही नहीं, इसमें से बदबू आएगी ही नहीं। तो क्या हम इन सारे स्टेप्स के लिए, इन सारी चीज़ों के, इस 1.5 लाख टन वाले फिगर को कम करने के लिए क्या हम एज अ सिटीज़न कुछ ऐसा कर सकते हैं कि चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। चलिए, आपको शायद याद होगा कोरोना क्राइसिस के शुरू होने से पहले दिल्ली एनसीआर में इतनी ज़्यादा धुंध बढ़ गई थी कि हम एक्चुअली मास्क, N95 मास्क बहुत पहले से पहनने लग गए थे। मतलब आई थिंक नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा ज़्यादातर यहाँ के वर्किंग लोगों ने जो बाहर निकलते हैं उन्होंने N95 मास्क पहने थे, क्योंकि पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि सांस लेने लायक हवा नहीं बची थी। मुझे खुद 3-4 महीने तक लगातार खांसी आई थी, और अगर वो इस दौरान होता तो लोगों को लगता है एक्चुअली कि मुझे कोरोना हो गया। सो इतनी बुरी हालत थी उस टाइम पे। अगर ये क्राइसिस नहीं होती और गर्मी नहीं आती तो शायद हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका था हवा में। तो आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन सिर्फ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होता है, या पोल्यूशन सिर्फ क्या कहते हैं फैक्ट्रीज में से जो केमिकल्स निकलते हैं उससे होता है? एक्चुअली हर तरीके से हम एज अ सिटीजन उस धुएं में, उस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देते हैं, और वो है हमारा कूड़ा, डोमेस्टिक कूड़ा, जो कि 90% कूड़ा जो है वो हमारा घरों से निकलता है। और उसमें से आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 20%, सिर्फ 20% कूड़ा उस 1.5 लाख टन रोज़ के कूड़े में से प्रोसेस हो पाता है, रिसाइकलिंग के लिए आगे उसको भेजा जा सकता है। उसमें से दूध के पैकेट वगैरह होते हैं, जो वैल्यूएबल चीज़ होती हैं, जो निकलती हैं, जो किसी काम की होती हैं, जिन्हें निकाल के लोग बेचते हैं और उनको दोबारा रिसाइकिल किया जाता है। यानी कि 80% उसमें से जो कूड़ा होता है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ लैंडफिल्स में जाता है, जो हमारे शहरों के बाहर बड़े बड़े कूड़े के ढेर होते हैं उनमें जाता है, और उनमें वो कूड़ा सड़ता रहता है, क्योंकि प्लास्टिक और जो सड़ने वाला कूड़ा होता है वो एक के ऊपर एक होता है। ऐसा ज़मीन, जैसे जंगलों में कूड़ा जो होता है, पत्तियां जो गिरती हैं वो सड़ जाती हैं और वही खाद बन जाती हैं, लेकिन लैंडफिल्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनमें प्लास्टिक के कूड़े, प्लास्टिक और पैकेजिंग और दुनिया भर की और प्लास्टिक की चीज़ें साथ में होती हैं, तो वो मिल के उस कूड़े को ठीक से सड़ने नहीं देती हैं, और इसी वजह से उसमें से मीथेन गैस निकलती है, जो कि ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए टॉक्सिक होती है। ठीक है, वो हवा में मिल जाती है और वो हमें इतना ज़्यादा नुकसान देती है। आपने महसूस किया होगा कि इतनी ज़्यादा बदबू आती है उन जगहों पे जहाँ पर ये कूड़े के ढेर होते हैं, वो इसी वजह से आती है, क्योंकि वहाँ पे ये ऑर्गेनिक कूड़ा, जो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है, वो सड़ रहा होता है। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि कितना कम से कम कूड़ा अपने घर से, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ही ना करें जिनमें हद से ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल है। ऐसी चीज़ें खरीदने से पहले सोचें 10 बार कि इसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है, ये अल्टीमेटली कूड़े में जाने वाली है।
ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली में हम बेवजह बस खरीदते रहते हैं बेवजह के नमकीन, क्रैकर्स, बहुत सारी चीज़ें। ये पर्सनल चॉइस है, खाना अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसके बगैर भी काम चला सकते हैं, आप हर बार ख़रीदने से पहले सोच सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कूड़ा जो सड़ता है, जो ऑर्गेनिक कूड़ा होता है, वो घर से बाहर निकलने से पहले एक्चुअली में हम उसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं, उसकी खाद बना सकते हैं, ठीक है। और वो खाद इतनी प्योर, इतनी साफ सुंदर खाद होती है। आपके खुद के प्लांट्स, जो कि मेरे प्लांट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपके खुद के प्लांट्स के लिए, आपके फ्रेंड के प्लांट के लिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं खाद में बनाने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये जानने के लिए कि ये लाइफस्टाइल, ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल मैं कैसे जी रही हूँ, दुनिया भर में लोग कैसे जी रहे हैं, कितनी कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे प्लैनेट में पोल्यूशन कम हो सके, एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुँच सके। प्लास्टिक पोल्यूशन आप जानते हैं इतना हद से ज़्यादा बढ़ चुका है कि ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि अगले 20 सालों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा हमारे समुद्रों में, हमारे ओशंस में। इतना ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ चुका है। इट्स टाइम वी थॉट अबाउट इट, वी डिड समथिंग अबाउट इट। आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समय है और आपको और हमें मिलके एक्चुअली में इस दिशा में आगे बढ़ना है। कूड़े को कम से कम करना है, उस 1.5 लाख टन को कम से कम लेके आना है और पूरी कोशिश करनी है कि हमारा आसमान साफ हो, हमारे शहर में पोल्यूशन कम हो और धरती पे हमारी तरह और जीव भी उतनी ही ज़्यादा सुकून से जी सकें जैसे हम जीते आए इतने सालों से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं जिसमें आप मेरी ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के बारे में और जान सकें और दुनिया भर में लोग किस तरीके की मुहिम चला रहे हैं और क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपनी कोई भी सवाल हो आपके इस बारे में मुझसे पूछिए और मेरे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज़ में जो मैं यारी दोस्ती एक्सेट्रा के साथ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।